बताया, लेकिन वो तुरंत अपनी नजरें चुराते हुए बोले, बताया तो था, एक्सीडेंट से मौत हो गई थी एक। लेकिन गर्वित उन्हें ध्यान से देखते हुए बोला, नहीं, आपने अभी शायद मुझे पूरी बात नहीं बताई है। अगर कोई वैसी बात हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ये सब सुनकर अब अभिषेक जी एक सेकंड के लिए खामोश हुए और फिर से अपनी नजर चुराकर बोले, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। उसकी मौत एक्सीडेंट में हुई थी, तभी से मैं एरिशा को अकेले ही बड़ा कर रहा हूँ। इसके जवाब में गर्वित ने उन्हें घूरते हुए कहा, जब 5 साल की उम्र में आपकी बीवी की मौत हुई थी तो फिर आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? क्योंकि आपकी बेटी 5 साल में बहुत छोटी थी, आप चाहते तो दूसरी शादी कर सकते थे। दूसरी शादी का नाम सुनकर एक बार फिर से अभिषेक जी की आंखों में कुछ आया, लेकिन वो तुरंत उस बात को छुपाते हुए बोले, सौतेली माँ किसी की नहीं होती। और मेरी बेटी बहुत ही नादान मासूम थी, मैं नहीं चाहता था कि उसकी मासूमियत को कोई भी सौतेली माँ आकर खराब करे। इसलिए मैंने शादी नहीं की और अकेले ही अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया। ये सुनकर गर्वित अब खामोशी के साथ उन्हें देखने लगा। तभी अभिषेक जी ने जल्दबाजी के साथ कहा, अरे हाँ, मुझे याद आया, मुझे एक मेल करना था, मैं अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ। तब तक आप ताजी हवा लीजिए। ये कहकर वो वहां से चले गए और इधर गर्वित उन्हें जाते देख तिरछा मुस्कुरा दिया और अपने दोनों हाथ को फैलाते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, हर चेहरे के पीछे एक राज है और मैं यहाँ खुद एक हमराज हूँ। इधर दूसरी तरफ एरिशा जब नीचे गुस्से के साथ आई तो वो अपने टेडी को ही जोर जोर से पंच करते हुए बोली, सॉरी टेडी, पर आज मैंने तुम्हें प्रोफेसर सर समझ लिया है, इसलिए मैं तुम्हें पंच कर रही हूँ, क्योंकि मेरा गुस्सा तभी शांत होगा जब मैं तुम्हें पंच करूंगी। ये कहकर वो अपने छोटे से हाथों की मुट्ठियां बनाकर जोर जोर से उस टेडी को पंच करने लगी। पर तभी उसका फोन बज उठा। कॉल रिंग की आवाज से उसने चिढ़कर कॉल पिक किया तो उधर से लारा की आवाज आई, क्या बात है मैडम, क्या कर रही हो इस वक्त? मैंने सुना कि कुछ ज्यादा ही शॉपिंग कर लिया तुमने, तुम्हारे इंस्टा पोस्ट को देखकर ही पता चल रहा है। ये सुनकर एरिशा ने दांत पीसते हुए कहा, अगर तुम मुझे परेशान कर रही हो तो देखो, अभी मैं परेशान होने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पहले से ही परेशान हूँ, इसलिए बाद में बात करना। ये कहकर वो जैसे ही कॉल कट करने को हुई तभी लारा ने कहा, अरे मैं यहाँ पर तुम्हारे ही अच्छे के लिए कॉल कर रही थी, क्योंकि मुझे बताना था तुम्हारी वो फेवरेट स्टार धानी रावत कल शाम को यहाँ पर आ रही है, जिससे मिलने के लिए मैंने 2 टिकट्स भी ले ली है। वो अपने फैन मीटिंग के लिए आ रही है। जैसे ही एरिशा ने ये सुना, उसके चेहरे पर जो गुस्सा था वो एकदम से गायब हो गया और वो दूसरे ही पल जोर से एक्साइटमेंट के साथ बोली, क्या सच कह रही हो तुम? क्या वाकई वो यहाँ पर आ रही है? लेकिन मैं तो सुना था कि अभी वो 1 महीने से लंदन में अपनी फैन मीटिंग कर रही है, फिर अचानक से वो यहाँ पर कैसे आ सकती है? इसके जवाब में लारा ने कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता, बस तुम इतना जान लो कि वो कल यहाँ पर आ रही है, और अगर तुम्हें मिलना है तो तुम मेरे साथ चल सकती हो, क्योंकि आधी से ज्यादा दिल्ली उनसे मिलने जा रही है। वो फर्स्ट टाइम जो यहाँ पर आ रही है। ये सब सुनकर अब एरिशा ने भी तुरंत खुशी के साथ कहा, मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ, मेरा भी उनसे मिलने का बहुत पहले से ही सपना था। जाहिर सी बात है, वो मेरी आइडियल है तो मैं उनसे क्यों नहीं मिलूंगी, मेरे लिए तुमने टिकट लिया है ना? लारा ने कहा, हाँ, मुझे पता था कि तुम जरूर मिलने की कोशिश करोगी, इसलिए मैंने पहले ही तुम्हारे लिए टिकट्स ले ली है। ये सुनकर अब एरिशा बहुत ज्यादा खुश थी और वो बोली, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि कल मैं धानी रावत से मिलने वाली हूँ, वो ड्रीम गर्ल जो सबके दिलों पर राज करती है, और मैं उसकी सबसे बड़ी वाली फैन गर्ल हूँ। ये कहकर वो खुद में ही मुस्कुराए जा रही थी कि तभी लारा ने हैरानी के साथ कहा, ओह नो, कल तो हमारी फ्रेशर पार्टी है, इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। फ्रेशर पार्टी का नाम सुनते ही एरिशा की सारी स्माइल गायब हो गई और उसने कहा, ओह हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इसके बारे में तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं। तभी फिर लारा ने कहा, और वैसे भी तुम तो आदर्श के साथ कपल बनकर जाने वाली थी ना, तुम्हारा तो जाना बहुत जरूरी है। एक काम करो, तुम जाओ, मैं धानी रावत से मिल लूंगी और तुम्हारे लिए उनकी फोटोज क्लिक कर लूंगी और तुम्हारा नाम पर उनकी साइन भी करवा लूंगी। तुम आराम से फ्रेशर पार्टी एंजॉय करो। ये सब सुनकर अब एरिशा को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। तभी उसने हिचकिचाते हुए कहा, अगर मैं कल फ्रेशर पार्टी में ही ना जाऊं तो? ये सुनकर लारा ने कहा, ये क्या कह रही हो तुम? आदर्श को अच्छा नहीं लगेगा, वो बहुत ज्यादा खुश है तुम्हारे साथ कपल बनकर। इसके जवाब में एरिशा ने कहा,
उसके साथ मैं किसी और पार्टी में चली जाऊंगी कपल बनकर। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि धानी रावत यहाँ बार बार नहीं आएंगे। इतने वक्त बाद तो वो यहाँ पर आए हैं, मैं उनसे मिलने का मौका नहीं गंवा सकती, इसलिए मैं कल उनसे मिलने जाना चाहती हूँ। हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं कल उनसे मिलूंगी। फ्रेशर पार्टी में बाद में कर लूंगी एक। उधर से लारा ने कहा, फिर तो बहुत अच्छी बात है, कल मैं तुम्हें पिक कर लूंगी, फिर हम साथ में धानी रावत के फैन मीटिंग में चलेंगे। एरिशा भी बहुत ज्यादा खुश हो गई, जिसके बाद कॉल कट हुआ। कॉल कट होने के बाद एरिशा ने खुद से कहा, आई एम सॉरी आदर्श, पर धानी रावत से बढ़कर तुम नहीं हो, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। वो मेरी आइडियल है और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि खुलकर जिंदगी जीना और हर एक सिचुएशन में खुश रहना। इसके लिए मैं उनसे फेस टू फेस मिलना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ मैं पार्टी बाद में करूंगी, पर अभी के लिए मुझे कल की तैयारी करनी पड़ेगी, जैसे कि मुझे अच्छी ड्रेस पहनना होगा, वरना पता चले कि वो मुझ पर ध्यान ही न दे। ये सब कहते हुए वो तुरंत अपनी जगह से उठी और कपबोर्ड की तरह बढ़ गई। अगला दिन, डाइनिंग एरिया। इस वक्त डाइनिंग एरिया का माहौल काफी ज्यादा शांत था। वहां पर गर्वित मौजूद था और गर्वित के होने की वजह से इरिशा सिर्फ चुपचाप ब्रेकफास्ट किए जा रही थी। तभी अभिषेक जी ने इरिशा को देखकर कहा, बेटा तो तुमने अपने फ्रेशर पार्टी की सारी तैयारी कर ली है ना? ये सुनकर इरिशा ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर से ब्रेकफास्ट करने लगी। उसे इतनी जल्दी खाते देख अभिषेक जी ने कहा, आराम से खाओ बेटा, तुम्हारे पास तो अब खाने पीने के मैनर्स ही नहीं रह गए। ये सुनते ही एरिशा का मुंह बन गया और वो गर्वित को घूरते हुए बोली, डैडी आप मेरे प्रोफेसर सर के सामने मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? ये सुनकर अभिषेक जी ने एक नज़र गर्वित को देखा, जो खामोशी के साथ सूप पी रहा था। उसे देखकर गर्वित जी ने कहा, तो क्या गलत कर रहा हूँ मैं? तुम अगर ऐसे खाओगी पियोगी तो मैं उनके सामने तुम्हारी बेइज्जती करूंगा, इसलिए अब आराम से खाओ। ये सुनकर एरिशा ने मुंह बना लिया, पर तभी उसका फोन बजने लगा। फोन इस वक्त टेबल पर ही रखा हुआ था। गर्वित की तिरछी नजर उसके फोन पर चली गई। आदर्श के कॉल को देखकर गर्वित की पकड़ उसके स्पून पर कस गई और वही जैसे ही एरिशा ने आदर्श की कॉल को देखा, वो तुरंत अपने हाथ को टिश्यू से साफ करने लगी और जैसे ही वो फोन उठाने के लिए आगे बढ़ी, तभी अचानक से पानी का गिलास उसके फोन पर गिर पड़ा। ये देखते ही एरिशा जोर से चिल्लाई, ओह नो, मेरा फोन! ये कहते हुए वो तुरंत गुस्से से गर्वित को देखने लगी, जो अभी भी एक्सप्रेशनलेस होकर बैठा हुआ था। गर्वित को देखकर एरिशा ने दांत पीसकर कहा, प्रोफेसर ये क्या किया आपने? आपने मेरे फोन पर अपने पानी क्यों गिरा दिया? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर गर्वित अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मैंने जानबूझकर तुम्हारे फोन पर पानी गिराया है? आखिर तुम्हारे इस लो क्वालिटी फोन से मेरा क्या फायदा होगा? अपने फोन की ऐसी बेइज्जती सुनकर एरिशा गुस्से से पागल हो गई, लेकिन उसने अपना फोन देखा, उसका फोन बंद हो गया था। ये देखकर अब वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई और बोली, अब मैं आदर्श से कैसे बात करूंगी? मुझे तो उसे बहुत कुछ बताना भी था और मुझे उसका नंबर भी याद नहीं है। मैं तो किसी दूसरे फोन से भी उससे बात नहीं कर सकती। ओह नो, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, वो भी आपकी वजह से। ये कहकर वो गर्वित को गुस्से से देखने लगी, तो वही गर्वित अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, मुझसे गलती से हुआ है, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। इसके जवाब में एरिशा ने कहा, अगर गलती से हुआ है तो आप सॉरी भी बोल सकते हैं। ये सुनकर गर्वित के एक्सप्रेशंस बदल गए। तभी अभिषेक जी तुरंत एरिशा के पास आते हुए कहा, एरिशा बेटा जाने दो ना, उनसे गलती से हुआ है। मैं तुम्हारे लिए दूसरा फोन लेकर आऊंगा या फिर तुम्हारे लिए यही फोन रिपेयर करवा दूंगा। इसके जवाब में एरिशा झुंझलाते हुए बोली, डैडी पर अभी मैं क्या करूं? अभी तो मैं आदर्श से बात नहीं कर पाऊंगी ना। इसके जवाब में अभिषेक जी को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले, और फिर एरिशा पैर पटकते हुए वहां से चली गई। लेकिन वही गर्वित के चेहरे पर उसे जाते देख तिरछी स्माइल आ गई। Just 17, तुम्हारी बॉडी पर सिर्फ मेरा हक है। अब आगे। गुस्से से फोन पटककर एरिशा वहां से चली गई और इधर गर्वित के चेहरे पर तिरछी स्माइल थी। तभी अभिषेक जी ने गर्वित से कहा, मिस्टर रावत, मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। वो थोड़ी मुनहफट है और कभी कभी बिना सोचे समझे बोल जाती है। आप उसके प्रोफेसर हैं, फिर भी उसने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया। प्लीज इसकी वजह से उसकी पढ़ाई में कोई हर्डल नहीं डालिएगा।
इस पर गर्वित अपनी जगह से उठते हुए बोला, मैं पर्सनल मैटर्स को प्रोफेशनल मैटर्स में नहीं मिलाता। पढ़ाई अलग मैटर है और ये एक अलग, इसलिए टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। ये सुनकर अभिषेक जी को थोड़ी राहत मिली और गर्वित वहां से बाहर की तरफ बढ़ गया। उधर एरिशा गुस्से में अपने फोन को देख रही थी। फोन ऑन नहीं हो रहा था और वो खुद से बोली, अब मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं आज पार्टी में नहीं जा सकती क्योंकि मुझे धानी रावत से मिलने जाना है। मुझे उसका नंबर भी याद नहीं है। अगर मैंने लारा से मदद ली तो वो और भड़क जाएगी क्योंकि उसे आदर्श बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सोचते हुए वो बेड पर लेट गई और टेंशन में उसे कब नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला। शाम होने को थी, तभी जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज और लारा की चिल्लाहट सुनाई दी, कुंभकर्ण की बहन, अब तो उठ जा। कब से दरवाजा पीट रही हूँ, फोन भी स्विच ऑफ है। अगर तुझे फन मीटिंग में नहीं जाना था तो मुझे पहले बता देती। पता है वहाँ कितना क्राउड हो जाएगा, अगर देर की तो हमें लाइन लगानी पड़ सकती है। लारा की आवाज से एरिशा अचानक चौंक गई। उसने घबराते हुए अपनी आंखें खोली और बोली, क्या मैं इतनी देर तक सोती रही? मुझे फौरन तैयार होना पड़ेगा। ये कहते हुए वो बेड से लगभग कूद पड़ी और दरवाजा खोला। सामने लारा एक मिनी ड्रेस में गुस्से से खड़ी थी। उसे देखकर एरिशा जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, अरे लारा, तुम तो जल्दी आ गई। लारा ने गुस्से से कहा, मैं जल्दी आई हूँ, तुमने ही लेट कर दिया है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। अगर तैयार नहीं हुई तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। ये सुनते ही एरिशा की आंखें बड़ी हो गईं। वो भागती हुई वॉशरूम में चली गई। लगभग 10 मिनट में उसने ब्लैक शॉर्ट ड्रेस और रेड हाई हील्स पहन ली थी। बाल खुले थे और लारा ने टचअप किया था। खुद को आईने में देखते हुए एरिशा ने कहा, मैं इस ड्रेस में डैड के सामने कैसे जाऊंगी? अगर डैडी ने मुझे ऐसे देखा तो वे भड़क जाएंगे। थाईलैंड में बात अलग थी, पर यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसकी बात सुनकर लारा बोली, अभिषेक अंकल बहुत ओपन माइंडेड हैं, उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलो जल्दी। ये कहकर उसने एरिशा का हाथ पकड़ा और बाहर ले आई। अभिषेक जी उस वक्त सोफे पर फोन में कुछ काम कर रहे थे। दोनों को जाते देख उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पार्टी में एंजॉय करना। ये सुनते ही एरिशा बोली, थैंक यू डैडी, और दोनों वहां से निकल गईं। कुछ ही देर में एरिशा और लारा एक लग्जरी होटल के बाहर पहुंची। होटल को देखकर एरिशा ने कहा, कहीं हम भिखारी तो नहीं लग रहे? ऐसा होटल है कि कहीं हमें बाहर ही ना निकाल दें। लारा ने एटीट्यूड में जवाब दिया, तुम्हारा तो पता नहीं, पर मुझे कोई नहीं निकाल सकता। मैंने अपने डैड से कहकर वीआईपी पास लिया है। वीआईपी पास सुनते ही एरिशा की आंखें चमक उठी। वो लारा का हाथ पकड़कर बोली, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तुम्हारे जैसी दोस्त पावार मेरी दुनिया बदल गई। मैं बहुत खुश हूँ। लारा मुस्कुराते हुए बोली, डोंट वरी, तुम्हारे लिए भी पास लिया है। अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं। ये सुनते ही एरिशा की आंखों में चमक आ गई। वो दोनों होटल के अंदर घुसे। लग्जरियस होटल, आलीशान सजावट, चमचमाती रोशनी और माहौल में एक अलग ही रौनक थी। दोनों ने ही इधर उधर देखा और धीरे धीरे मेन हॉल की तरफ बढ़ने लगी। लारा ने वीआईपी पास दिखाकर उन्हें सीधे अंदर जाने की एंट्री दिलवा दी और वे दोनों तेजी से पार्टी के अंदर पहुंच गई। हॉल के अंदर कई सारे लोग मस्ती कर रहे थे। डांस फ्लोर पर एक लाइव बैंड बज रहा था और लोग अपनी मस्ती में झूमते नजर आ रहे थे। एरिशा थोड़ा हेजिटेट में थी क्योंकि ये माहौल उसके लिए नया था। उसे थोड़ी झिझक महसूस हो रही थी। उसने धीरे से लारा के कान में कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम यहाँ हैं। ये तो सच में बहुत अलग दुनिया है। लारा मुस्कुराते हुए बोली, अरे रिलैक्स, यहाँ सब मस्ती करने आए हैं, कोई किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, बस एंजॉय करो। लगभग 5 मिनट में वहाँ काफी शोर होने लगा और सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने और तालियां बजाने लगे क्योंकि स्टेज पर एक बेहद खूबसूरत लड़की आई थी जिसकी उम्र लगभग 24 साल थी। उसने पर्पल रंग की एक फिटिंग स्लीवलेस ड्रेस पहन रखी थी और उसके साथ उसका असिस्टेंट भी था। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंट की चमक और होठों पर हल्की सी स्माइल थी। धानी रावत को देखते ही एरिशा खुशी से चिल्लाते हुए बोली, मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपको देखने के लिए मैंने अपनी फ्रेशर पार्टी भी छोड़ दी। आई एम सो हैप्पी कि मैं आपको देख पाई। लेकिन उसकी आवाज भीड़ के शोर में दब गई क्योंकि चारों ओर पहले से ही लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। लारा ने उसे शांत करते हुए कहा,
पहले शांत हो जाओ, इतनी जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। वो हमें सुन भी नहीं सकती, और देखो कितने सारे लोग उनके पास हैं। ये सुनकर एरिशा का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने तुरंत अपना फोन निकाला और दूर से ही धानी रावत की कई सारी फोटो क्लिक करने लगी। उधर धानी रावत अपनी चेयर पर आराम से बैठ गई। उसके असिस्टेंट ने धीरे से कहा, मैम, शाइनिंग मोमेंट शुरू होने वाला है। हम एक एक करके फैंस को आपके पास भेज रहे हैं। इस पर धानी ने गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा, तो जल्दी खत्म करो। तुम्हें पता है ना, मुझे आगे और भी काम है। असिस्टेंट ने सिर हिलाया, जिसके बाद एक एक करके फैंस धानी रावत से मिलने के लिए और उनके ऑटोग्राफ के लिए आने लगे। धानी एक एक करके सभी को ऑटोग्राफ दे रही थी। इधर एरिशा और लारा भी लाइन में लग चुके थे। वीआईपी पास होने की वजह से उन्हें ज्यादा लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ा, लेकिन भीड़ में अब भी खड़े थे। एरिशा ने थोड़ी नाराजगी से कहा, उनके पास पहुंचते पहुंचते तो सुबह हो जाएगी, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। इस पर लारा ने हंसते हुए कहा, मुझे क्या पता था कि इतने सारे लोग वीआईपी पास लेकर खड़े होंगे। मुझे लगा कि मैं ही स्पेशल हूँ, लेकिन यहाँ मुझसे भी ज्यादा अमीर लोग खड़े हैं। एरिशा ने मजाकिया लहजे में कहा, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम इकलौती अमीर हो? यहाँ तुमसे भी बड़े बड़े खानदान के लोग हैं, और आदर्श तो सबसे ज्यादा अमीर है। उसने खुद बताया कि उसकी फैमिली बहुत मिस्टीरियस है और उसमें एक से बढ़कर एक शौकंग लोग हैं। एरिशा की इस बात पर लारा के चेहरे पर हैरानी दिखी। वो एरिशा को घूरते हुए बोली, क्या तुम सच कह रही हो? एरिशा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल सच है। ये बात आदर्श ने खुद मुझे बताई है, लेकिन फिलहाल उसकी बात छोड़ो और धानी मैम पर ध्यान दो। देखो ना, वो कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये सुनकर लारा का ध्यान फिर धानी की तरफ चला गया। उधर धानी सभी फैंस को ऑटोग्राफ दे रही थी। तभी अचानक उसका फोन बज उठा। उस कॉल को पिक करने के कुछ देर में ही धानी ने डायरेक्ट सबसे आखिरी लाइन में एरिशा की तरफ देखा, जिसे देखते ही उसने असिस्टेंट से कुछ इशारा किया। असिस्टेंट अपना सिर हिलाया और वो सीधे एरिशा की तरफ बढ़ गया। उसने एरिशा से कुछ कहा, जिसे सुनते ही वो शॉक्ड हो गई और तुरंत लगभग दौड़ते हुए स्टेज के पास पहुंची, लेकिन दौड़कर आने से वो संभल नहीं पाए और सीधे धम्म से जा गिरी, जिसे देखते ही धानी ने तुरंत एरिशा को संभालकर खड़ा की और उसने उसे पास की चेयर पर बैठने का इशारा किया। एरिशा के चेहरे पर खुशी के साथ साथ घबराहट भी साफ झलक रही थी। वो ये सोच रही थी कि आखिर उसने अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के सामने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। लेकिन धानी ने उसकी घबराहट को महसूस कर लिया और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं मिस, कभी कभी खुशी में हम खुद को संभाल नहीं पाते, है ना? एरिशा की आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसने हिम्मत जुटाकर धीमी आवाज में कहा, मैम, मैं सच में आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने आपकी हर फिल्म और हर इवेंट फॉलो किया है। मैं नहीं जानती थी कि कभी आपसे मिलने का मौका मिलेगा। धानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये तो खुशी की बात है अलीशा। फैंस का प्यार ही हमें आगे बढ़ने में मोटिवेट करता है। तभी धानी की असिस्टेंट ने उसके पास आकर कुछ कागज दिया और धानी ने एरिशा से कहा, मिस, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा ये खास ऑटोग्राफ रखो। उसने एक छोटे से नोट पर खास तौर से एरिशा के लिए एक लाइन लिखी और उस पर अपने साइन कर दिए। फिर वो ऑटोग्राफ देते हुए बोली, और हाँ, ये ऑटोग्राफ सिर्फ एक यादगार के लिए नहीं, बल्कि ये तुम्हारे लिए एक मैसेज भी है कि तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क करो। एरिशा के लिए ये पल किसी सपने से कम नहीं था। उसने ऑटोग्राफ को खुशी से संभाला और धानी को थैंक यू कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तभी उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैम, क्या आपके साथ एक फोटो ले सकती हूँ? धानी ने हामी भरते हुए एरिशा के साथ फोटो खींचवाई। तस्वीर में धानी की मुस्कान और एरिशा की चमकती आंखें साफ दिखाई दे रही थी। इधर लारा दूर से ये सब देख रही थी और मुस्कुराते हुए सोच रही थी कि इस मुलाकात ने एरिशा का दिन तो बना दिया। अचानक धानी ने एरिशा से पूछा, तुमने मेरे बारे में इतनी सारी बातें बताई, क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताओगी? ये सुनकर एरिशा थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर एक्साइटमेंट में उसने अपनी पढ़ाई, दोस्ती और कुछ शरारतों के बारे में बताया। धानी उसके एक्साइटमेंट और मासूमियत से काफी इफेक्ट हो रही थी। कुछ देर बाद असिस्टेंट ने धानी को इशारा किया, तो धानी ने एरिशा से कहा, मुझे अब जाना होगा, लेकिन मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। एरिशा ने धानी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैम,
ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे मेमोरेबल दिन बन गया है। थैंक यू सो मच। धानी ने उसे एक बार फिर से मुस्कुराकर देखा और कहा, खुद पर भरोसा रखना और कभी हार मत मानना। ये सुनते ही एरिशा ने फोटो और ऑटोग्राफ को देखकर अपने दिल को संभाला। उसने मन ही मन सोचा कि ये मुलाकात उसे हमेशा मोटिवेट करती रहेगी। लारा ने उसे गले लगाते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, तुम उनसे मिल सकोगी। एरिशा भी मुस्कुराए और वो दोनों भी बाहर जाने लगे। लेकिन तभी पीछे से धानी की आवाज आई, एक्चुअली मिस, क्या आप मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करेगी? आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे पास थोड़ा वक्त अभी भी बचा है, तो मैंने सोचा कि क्यों न आपके साथ कॉफी पी जाए। आप मेरी वजह से स्टेज पर गिर भी गई थी, तो उसके लिए एक छोटा सा सॉरी ट्रीट मेरी तरफ से। एरिशा ने जैसे ही ये सुना, वो बिल्कुल शॉक हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी के एक्सप्रेशन एक साथ थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि धानी रावत जैसी बड़ी सेलिब्रिटी ने उसे कॉफी के लिए इनवाइट किया था। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन खुशी के मारे उसके वही सटक गए। आखिरकार उसने हकलाते हुए कहा, मैं बहुत खुशी से आपके साथ कॉफी पीना चाहूंगी, मैम। ये सुन धानी ने कहा, ओके देन आई विल कैच यू लेटर। ये कह वो अपने प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गई। इधर एरिशा और लारा भी दोनों वहां से निकल गए। वही दूसरी तरफ प्राइवेट रूम। धानी ने जब दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, तो उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी, जो पहले से ही कमरे में मौजूद था। उस इंसान को देखकर धानी एक पल के लिए शॉक हो गई, और तभी उसके कान में आवाज गई, टुडे आई एम इम्प्रेस्ड, लिटिल सिस्टर। इस आवाज को सुनते ही दूसरे ही पल धानी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। इधर दूसरी तरफ एरिशा जब देर रात घर पहुंची, तो उसने देखा कि घर में सभी लोग सो चुके थे। उसने चुपचाप किचन की तरफ बढ़ते हुए कहा, मुझे भूख लगी है, थोड़ा कुछ खाने के लिए ढूंढ लूं। वो किचन में आए और कुछ ढूंढने लगी, लेकिन तभी अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी, क्या तुम इतनी रात को कुछ खाने आए हो? एरिशा चौंकी और मुड़कर बोली, सर, आप यहाँ? आपको तो सोना चाहिए। गर्वित ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, क्या रात सिर्फ सोने के लिए होती है, लिटिल स्टूडेंट? ये सुन एरिशा का मुंह बन गया, लेकिन उसने फिर गर्वित की बात पर ध्यान नहीं दिया और किचन में जाकर फ्रिज खोलने लगी। मैं सिर्फ कुछ खाने के लिए ढूंढ रही हूँ, उसने बड़बड़ाते हुए। तुम्हारी स्माइल शाइन कर रही है, क्या आज तुमने कुछ ज्यादा इंजॉय किया? गर्वित ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा। एरिशा ने नजरें चुराते हुए कहा, नहीं सर, मैं बस थकी हुई हूँ। गर्वित ने आगे बढ़ते हुए कहा, यू नो व्हाट, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ये सुन एरिशा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सर, लेकिन मैं खुद को संभाल सकती हूँ। गर्वित ने उसके करीब आते हुए कहा, लेकिन कभी कभी किसी पर यकीन करना भी जरूरी होता है। एरिशा ने जल्दबाजी के साथ कहा, मैं बस अपना काम कर रही हूँ, मुझे लगता है कि मुझे सोने जाना चाहिए। ये कह जैसे ही एरिशा किचन से बाहर निकलने की कोशिश की, गर्वित ने उसे अचानक दीवार से सटा दिया। एरिशा का शॉक हो गई, पर तभी गर्वित दांत भींचते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है, ये शॉर्ट्स कपड़े पहनकर तुम क्या कर रही हो? सर, मैं सिर्फ कुछ खाने आई थी। ये कैसा बेतुका सवाल है? एरिशा ने अपनी आवाज को काम रखने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वो डर रही थी। गर्वित ने उसके चेहरे के करीब आते हुए कहा, तुम जानती हो, तुम अपने कपड़ों से सबको क्या इनविटेशन दे रही हो? इसके जवाब में गुस्से के साथ एरिशा जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही गर्वित ने उसके होठों को अपने होठों से दबा लिया। ये अचानक हुआ था और एरिशा सत्र रह गई। गर्चित ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। गर्वित उसे चूमते हुए बोला, तुम्हें समझना होगा, ऐसे कपड़े पहनकर तुम सिर्फ अपनी इमेज को खराब कर रही हो। इसके आगे उसने गुस्से में कहा, यू आर माई स्टूडेंट, तुम्हारी फिक्र करना मेरा राइट है। आपको क्या लगता है मैं अपने कपड़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ? एरिशा ने गुस्से से कहा, मुझे अपने कपड़ों के बारे में आपकी राय नहीं चाहिए, ये मेरा बॉडी है और मेरी पसंद है। गर्वित ने फिर से उसे दीवार से सटाते हुए ठंडी आवाज में कहा, नो यू आर रॉन्ग, ये तुम्हारी बॉडी बेशक से है, पर इस पर हक सिर्फ मेरा है। ये सुनते ही एरिशा बिल्कुल शॉक हो गई। Chapter 18, इट्स पेनफुल। अब आगे एरिशा एकदम से शॉक्ड रह गई। उसे तो समझ ही नहीं आया कि आखिर वो गर्वित की इन सब बातों का क्या जवाब दे।
उसका चेहरा पूरा सुन्न पड़ गया था, लेकिन तभी गर्वित उसकी आंखों में झांकते हुए अपनी बातों को चबाते हुए बोला, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, एक अच्छी लड़की बनो और मेरी बातें मानो, उसी में तुम्हारी भलाई है। ये सुनते ही अब एरिशा बिल्कुल शॉक हो गई और गर्वित उसके चेहरे को सहलाते हुए वहां से बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही एरिशा अपने सर को पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा और उसने गुस्से के साथ कहा, आखिर क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? आप होते कौन है मुझ पर ऐसे उंगली उठाने वाले? आप ना तो मेरे डैड है, ना ही मेरी माँ है, न ही मेरे भाई है, न ही मेरी बहन है, तो फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आप मेरे प्रोफेसर हैं इसलिए? लेकिन मैंने अपने प्रोफेसर को इस तरह का हक नहीं दिया कि वो मेरे पर्सनल लाइफ में ऐसे इंटरफेरेंस करें। मुझे आपसे नफरत हो रही है, मुझे चिढ़ हो रही है आपसे। आप दुनिया के सबसे बुरे इंसान हैं। आई हेट यू प्रोफेसर। ये कहते हुए वो गुस्से से अपने आंसू को साफ किया और अपनी जगह से उठी और बिना कुछ कहे वहां से सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इधर दूसरी तरफ कॉलेज की पार्टी में इस वक्त आदर्श अकेले खड़ा बार काउंटर के पास वाइन पी रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। तभी नताशा उसके पास आए और मुस्कुरा कर बोली, क्या हुआ आदर्श? मैंने सुना था कि तुम अपनी कपल के साथ आ रहे हो, पर यहाँ तो तुम अकेले ही वाइन पी रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी उस कॉल गर्लफ्रेंड ने तुम्हें धोखा दे दिया हो? ये सुनते ही आदर्श ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें अपने आप से मतलब रखना चाहिए। इसके जवाब में नताशा हंसते हुए बोली, मैंने तो पहले तुमसे कहा था कि उस लड़की पर यकीन मत करो। वो लड़की सिर्फ एक गोल्ड डिगर है। वो तुम्हारा सिर्फ फायदा उठाना चाहती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तुमने उसको इतनी महंगी शॉपिंग करवाए और अब देखो कैसे वो तुम्हें मुंह दिखाकर चली गई। नहीं नहीं, उसने तो यहाँ पर तुम्हें अपना मुंह ही नहीं दिखाया और वापस ही नहीं आई। ये सब सुनकर अब आदर्श गुस्से से अपने दांत पीसने लगा। तभी नताशा उसके करीब गई और धीरे से बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ, और आई प्रॉमिस मैं कभी तुम्हारे साथ धोखेबाजी नहीं करूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या कहते हो, क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ? उसकी ये बात सुनते ही गुस्से के साथ दांत पीसते हुए आदर्श ने कहा, अभी के अभी चली जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं उसके बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता, फिर तुम चाहे जो भी हो। उसकी ये बात सुनकर नताशा अपने पैर पटकते हुए बोली, ओके फाइन, मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, वो लड़की कभी तुम्हारी नहीं हो सकती, क्योंकि वो लड़की एक लालची लड़की है। सी इज अ ग्रीडी गर्ल। ये कहकर वो गुस्से के साथ वहां से चली गई और वही आदर्श ने अपना फोन निकाला और एरिशा को कॉल डायल करते हुए गुस्से के साथ बोला, एरिशा तुमने ये ठीक नहीं किया, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया पर तुम नहीं आई, और तुमने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। मैं इसके लिए तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ये कहते हुए उसने फिर से एरिशा के पास कॉल डायल किया, लेकिन एरिशा का फोन अभी भी स्विच ऑफ था। इधर दूसरी तरफ एरिशा बेड पर बैठी इस वक्त वेफर्स खा रही थी और टीवी में चल रहे डोरेमोन को देखकर हंस रही थी। अधिकतर वो जब फ्रस्ट्रेटेड होती थी तो वो यही करती थी, इससे उसका मूड अच्छा होता था। लेकिन तभी उसकी नज़र फिर से फोन पर गई। उसका फोन अभी भी बंद था। उसने मुंह बनाकर कहा, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आदर्श पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोच रहा होगा। ये सारी गलती मेरी है। मुझे पहले ही किसी तरह से उसे बता देना चाहिए था कि मैं आज नहीं आ पाऊंगी। लेकिन आज का दिन मेरे लिए बहुत खास था। मैं थानी मैम से मिली, वो सच में बहुत अच्छी थी और उन्होंने मुझे अपने साथ कॉफी पीने के लिए भी कहा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, ये मेरे लिए किसी सपने के जैसा है। ये कहकर उसने टेडी को अपने सीने से लगा लिया और बेड पर लेट गई। इसी के साथ उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रात के करीब 2 बज रहे थे जब उसके रूम का दरवाजा खुला। एक लंबी चौड़ी परछाई अंदर की तरफ बढ़ी। एरिशा इस वक्त गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन वो परछाई सीधे उसके करीब आए और वो अपनी गहरी आंखों से उसे घूरने लगा। एरिशा को कुछ भी होश नहीं था। कुछ सेकंड तक वो इंसान एरिशा को घूरता रहा और फिर नीचे झुककर उसने एरिशा को अपनी बाहों में भर लिया। एरिशा भी दूसरे ही पल उस इंसान की गोद में किसी छोटे बच्चों की तरह बिल्कुल लिपट गई। वो इंसान एरिशा को कुछ पल तक देखता रहा और फिर उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने एरिशा के माथे पर किस किया और अपनी आंखें बंद करके बोला,
गर्वित रावत का जुनून बन चुकी हो तुम्हें अपने करीब करना मेरे लिए नशा बन चुका है और अब तुम्हारी जिंदगी मेरी बन चुकी है। इसी के साथ गर्वित के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई और वही गर्वित के इरादों से बेखबर एरिशा उसकी ही बाहों में गहरी नींद में सो रही थी। अगली सुबह एरिशा की नींद अभिषेक जी के बुलाने से खुली। अभिषेक जी ने कहा, एरिशा बेटा क्या तुम्हें आज कॉलेज नहीं जाना? जल्दी उठो और तैयार हो जाओ। लारा कब से बाहर कार लेकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। एरिशा उनकी आवाज से धीरे धीरे करके उठी और अभिषेक जी को देखकर प्यारी सी स्माइल के साथ बोली, गुड मॉर्निंग डैडी। अभिषेक जी प्यार से मुस्कुराए और बोले, गुड मॉर्निंग बच्चा, और अब जाओ, जाकर जल्दी से रेडी हो जाओ। ये सुनकर एरिशा ने अपना सिर हिला दिया और वो जैसे ही बेड से उठने को हुई उसे कुछ अलग महसूस हुआ। उसने खुद से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है आज मुझे इतनी अच्छी नींद कैसे आ गई, और आज मैं फ्रस्ट्रेटेड भी नहीं हुई, कहीं मेरे टैडी की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ। ये कहकर वो प्यार से टैडी को देखने लगी। उसे लग रहा था कि उसने अपने टैडी को ही हक करके सारी रात सोई थी, इसलिए उसे काफी अच्छी नींद आई। वो यही सब सोचते हुए सीधे वॉशरूम में चली गई। कुछ ही देर में ब्रेकफास्ट करके वो लारा के साथ कॉलेज के लिए निकल गई। 1 घंटे बाद इस वक्त क्लास में एरिशा चुपचाप बैठी आदर्श को ही टुकुर टुकुर देख रही थी, लेकिन आदर्श उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं देख रहा था और चुपचाप अपने नोट्स में लिखे जा रहा था। तभी एरिशा ने धीरे से कहा, आदर्श प्लीज मेरी बात तो सुनो। आदर्श ने गुस्से के साथ कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता इसलिए मुझसे बात करने की कोशिश मत करो। ये सुनते ही एरिशा का मुंह बन गया और वो अभी कुछ कहती उससे पहले ही गर्वित अंदर की तरह बढ़ा। गर्वित को देखते ही सारी क्लास एकदम से शांत हो गई और वही एरिशा भी जल्दी से चुप हो गई। गर्वित की नज़र एरिशा पर थी। उसने एक नज़र एरिशा को देखकर आदर्श को घूरा और फिर ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गया। क्लास शुरू हो चुकी थी लेकिन एरिशा का सारा ध्यान आदर्श पर ही था। तभी एक चौक एरिशा के माथे पर आकर लगा। एरिशा एकदम से चौंक गई और तुरंत सामने देखने लगी। गर्वित उसे घूरते हुए बोला, मिस चौहान तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ये सुनते ही एरिशा ने दांत पीसते हुए कहा, मेरे ध्यान का तो पता नहीं लेकिन आपका ध्यान शायद सिर्फ मेरे ऊपर ही है। हालांकि ये बात उसने धीरे से बोली थी लेकिन लारा ने ये सुन लिया था और वो ये सुनकर मुंह बनाकर बोली, शायद तुमने ठीक कहा, मैं देख रही हूँ प्रोफेसर का सारा ध्यान तुम पर ही रहता है। इधर नताशा एरिशा को ही गुस्से से घूरे जा रही थी। तभी गर्वित ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा, शायद तुम्हें मेरे एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत है। क्लासेस खत्म होने के बाद लाइब्रेरी में मेरा इंतजार करना, मैं अब से तुम्हें एक्स्ट्रा क्लासेस दूंगा। तभी तुम अपने इंटरनल एग्जाम्स में अच्छा कर पाओगी। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी स्टूडेंट होने के बावजूद अपने किसी भी एग्जाम में फेल हो। इसी के साथ क्लास खत्म हुई और गर्वित वहां से बाहर निकल गया। लेकिन सारी क्लास ये सब सुनकर बिल्कुल शॉक थी और वही एरिशा खुद भी शॉक थी। तभी नताशा ने दांत पीसते हुए कहा, प्रोफेसर सर ने सिर्फ तुम्हें ही क्यों एक्स्ट्रा क्लासेस देने की बात की? मैं तो कब से उनसे एक्स्ट्रा क्लासेस लेने की ट्राई कर रही थी। ये कहते हुए वो एरिशा को गुस्से से देखने लगी। एरिशा को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा था, लेकिन उसने जल्दी से कहा, क्या तुम सबको सुनाई नहीं दिया? मैं पढ़ाई में बहुत ज्यादा वीक हूँ। शायद इसलिए मेरे डैडी ने प्रोफेसर सर से बात किया होगा एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। इधर नताशा गुस्से से पागल हो गई थी। वो अपनी जगह से उठी और एरिशा की तरफ आकर बोली, इम्पॉसिबल। मेरे डैडी होम मिनिस्टर है और उन्होंने तो कई बार प्रोफेसर सर से मेरे लिए बात की, लेकिन उन्होंने हर बार मना कर दिया। तो फिर तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है और तुम्हारे डैड ने ऐसी कौन सी बात की थी प्रोफेसर सर से जो वो राजी हो गए? सच सच बताओ, आखिर क्या जादू किया तुमने प्रोफेसर सर पर? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उन्हें अपनी हॉट एंड न्यूड फोटोज भेजी हो या फिर उनके साथ तुमने? इसके आगे अभी नताशा कुछ कह पाती उससे पहले ही एरिशा जोर से गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, जस्ट शट अप। अगर तुमने एक शब्द कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे इतना तो पता था कि तुम एक बुरी लड़की हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा बुरी हो कि तुम ऐसी गंदे इल्जाम मुझ पर लगाओगी। और अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो जाकर प्रोफेसर सर से पूछो, क्योंकि ये फैसला मेरा नहीं उनका है। ये कहते हुए एरिशा का गला भर आया था क्योंकि ऐसे इल्जाम उससे सुना नहीं गया। और वही लारा भी गुस्से से अपनी जगह से उठकर बोली,
नताशा दोबारा से कभी ऐसी बात मत करना वरना मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। ये कहकर उसने एरिशा के हाथ को पकड़ा और वहां से सीधे बाहर की तरफ निकल गई। इधर नताशा ये सब सुनकर शातिर स्माइल के साथ बोली, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मुझ पर ऐसे चिल्लाकर, तुम्हें नहीं पता मैं सच में बहुत बुरी लड़की हूँ। और अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। धीरे धीरे करके सारी क्लासेस खत्म हो गई थी। इस वक्त एरिशा काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि अब उसे लाइब्रेरी जाना था। तभी लारा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम परेशान मत हो, सब कुछ अच्छा होगा। और अगर प्रोफेसर सर तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं तो इसे तुम अपने लिए ही अच्छा समझो, क्योंकि सच में तुम्हें यहाँ की पढ़ाई ठीक से समझ नहीं आ रही है। और अगर वो पढ़ाएंगे तो तुम्हें शायद अच्छे से समझ आए। मेरे डैड ने आज मुझे जल्दी घर बुलाया है इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। और मैंने तुम्हारा फोन रिपेयर करने के लिए दे दिया है, कल कॉलेज आते वक्त में ले आऊंगी। ये सुनकर एरिशा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ओके थैंक यू। इसके बाद वो वहां से चली गई। इधर एरिशा वहां अकेली थी क्योंकि आदर्श भी बिना उससे बात किए ही चला गया था। एरिशा उदासी के साथ अपना बैग उठाए और सीधे लाइब्रेरी की तरफ जाने लगी। उधर का एरिया थोड़ा सुनसान था क्योंकि सभी स्टूडेंट पहले ही जा चुके थे। एरिशा भी जा ही रही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसके बाल को पकड़ा और उसे खींचते हुए सीधे एक खाली क्लासरूम की तरफ लेकर जाने लगी। एरिशा दर्द से चिल्ला उठी और तुरंत घबरा कर बोली, कौन है कौन है, छोड़ो मुझे। लेकिन उस इंसान ने उसको नहीं छोड़ा और उसे खींचते हुए क्लासरूम में ले आई। क्लासरूम में आते ही उसने एरिशा को जमीन पर पटक दिया। एरिशा लड़खड़ाते हुए जमीन पर मुंह के बल गिरी और उसके हाथ पैर में स्क्रैचेस आ गए और वो तुरंत घबराकर चारों तरफ देखने लगी। इस वक्त उसके सामने नताशा अपने हाथ में कैंची लिए खड़ी थी और वही 3 लड़कियां भी मुस्कुराते हुए खड़ी एरिशा को देख रही थी। उन सब के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल थी जिसे देखकर एरिशा को कहीं ना कहीं डर लगने लगा और वो तुरंत हकला कर बोली, नताशा ये क्या बदतमीजी है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, छोड़ो मुझे। तभी नताशा अपने हाथ में कैंची को घुमाते हुए मुस्कुराकर बोली, मैंने सुना तुम प्रोफेसर सर से एक्स्ट्रा क्लासेस लेने जा रही थी। ये सुनकर एरिशा ने दांत पीसते हुए कहा, हाँ मैं जा रही थी, लेकिन इससे तुम लोगों को क्या, तुम लोग क्यों मुझे यहाँ लेकर आए हो। तभी नताशा नीचे झुकी और बोली, लेकिन अफसोस की बात है तुम उन तक पहुँच नहीं पाओगी, क्योंकि अब तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये सुनते ही एरिशा की आंखें बड़ी हो गई। तभी नताशा ने उन लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने फोन के वीडियो कैमरा को ऑन करो और ये सब कुछ लाइव दुनिया वालों को दिखाओ। और याद रहे मेरा चेहरा नहीं आना चाहिए, मेरे चेहरे को ब्लर कर देना। ये सुनकर उन सभी लड़कियों ने अपना सिर हिलाया और तुरंत अपना फोन ऑन करके एरिशा का वीडियो बनाने लगी। और वहीं एरिशा ने जब नताशा की ऐसी बातें सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, नहीं तुम सब ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ, छोड़ दो मुझे नताशा, तुम बहुत गलत कर रही हो, मैं प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत करूंगी। नताशा ने हंसते हुए कहा, मेरे डैड होम मिनिस्टर है, तुम अगर पुलिस में भी मेरी शिकायत करोगी ना तब भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसी के साथ उसने एरिशा के पैर को पकड़कर अपने करीब खींची और उसके कपड़े फाड़ दिए। ये देखते ही एरिशा डर से जोर से चिल्लाई, नहीं। लेकिन नताशा ने बेरहमी से उसके बाल को पकड़ते हुए कहा, यू नो व्हाट, मुझे तुम्हारे बाल बहुत पसंद है और जो चीज मुझे पसंद होती है उसे मैं अपने पास रख लेती हूँ, इसलिए मैं अभी तुम्हारे ये सारे बाल अपने पास रखने वाली हूँ क्योंकि मैं तुम्हें आज पूरी तरह से टकली कर दूंगी। इसी के साथ वो सभी जोर जोर से हंसने लगी और वही एरिशा ने जब ये सुना तो उसकी आंखें बिल्कुल डर से भर गई। वो तुरंत अपने आप को लगातार छुड़ाने लगी लेकिन नताशा ने कैंची उठाया और डायरेक्ट उसके बाल की तरफ बढ़ा दी, जिसे देखते ही एरिशा एक बार फिर से जोर से चिल्ला पड़ी, नहीं 19 प्रोसेफा आप कूल हैं, अब आगे। एरिशा की आंखों में डर से खौफ आ गया था। वो तुरंत अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसे आज उस पल के लिए बहुत गुस्सा आ रहा था जब उसके डैड ने उसे सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए कहा था, लेकिन उस वक्त वो सेल्फ डिफेंस सीखने के बजाय धानी रावत के कॉन्सर्ट के सॉन्ग्स पर डांस करना सीख रही थी। अगर आज उसने ये सब कुछ सीखा होता तो वो नताशा जैसी लड़कियों के साथ लड़ सकती थी, लेकिन उसे लड़ना तो दूर, हाथ पैर चलाना भी ठीक से नहीं आ रहा था। वो गुस्से के साथ चिल्लाते हुए बोली,
तुम सब मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो। मैं इसकी शिकायत अपने डैडी से करूंगी और सबसे करूंगी। कोई भी तुम सबको छोड़ेगा नहीं। लेकिन इसके जवाब में नताशा ने हंसते हुए कहा, तुमने बहुत गलत लड़की से पंगा लिया है। तुम्हारे डैड मैंने सुना है एक रिटायर्ड बैंकर है। रिटायर्ड बैंकर मेरे होम मिनिस्टर डैड के आगे कुछ भी नहीं है। तुम्हारे डैड मेरा तो क्या, मेरे नौकरों का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कहते हुए नताशा जोर जोर से हंसने लगी और वो लड़कियां भी हंसने लगी। तभी नताशा ने उन लड़कियों से कहा, इसके दोनों हाथ पैर इतनी मजबूती से पकड़ना कि जब तक इसके बाल पूरी तरह से कटकर मेरे हाथ में न आ जाए तब तक ये इधर उधर मूव न हो, क्योंकि बहुत घमंड है इसे अपनी खूबसूरती पर। पहले तो क्लास के इतने हैंडसम लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया और फिर इतने हॉट प्रोफेसर को अपने पीछे लगा लिया। पता नहीं क्या क्या किया होगा इन सब के पीछे, लेकिन अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए उसने अब अपनी कैंची को उसके बालों पर फंसाया और उसके बाल काटने शुरू कर दिए। एरिशा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके बाल इस वक्त कटकर नीचे जमीन पर गिर रहे थे। वो जोर जोर से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। एरिशा की आंखों में आंसू भर गए। वो रोते हुए बोली, प्लीज मेरे बाल मत काटो। मुझे मेरे बाल बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे डैडी ने बहुत प्यार से इनमें ऑयल मसाज करके बढ़ाया है। उन्हें मेरे बालों से बहुत प्यार है। प्लीज मेरे बाल मत काटे। मेरे बाल मेरी मम्मा की तरह है, इसलिए मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। एरिशा के बाल वाकई बहुत खूबसूरत थे और नताशा ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझसे पंगा मत लेना। मैं जब अपने घर वालों को नहीं छोड़ती, गलती करने पर तो तुम वैसे भी मेरी दुश्मन हो। इसी के साथ उसने एरिशा के नाखूनों पर भी उस कैंची से स्क्रचेस करने शुरू कर दिए। एरिशा दूसरे ही पल दर्द में जोर से चिल्लाए और नताशा इसी के साथ हंसने लगी। तभी नताशा ने फिर से उसके बालों को काटना शुरू किया। एरिशा की आंखों से सिर्फ और सिर्फ अब आंसू गिर रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये जिंदगी का उसका आखिरी दिन हो। तभी नताशा ने उसे कैंची से उसके कपड़े फाड़ने शुरू किए, जिसे देखते ही एरिशा डर से एकदम से भर गई और वो जोर से चीखते हुए बोली, नहीं, प्लीज छोड़ दो मुझे। इसके जवाब में नताशा हंसने लगी, लेकिन तभी अचानक से उस रूम का दरवाजा झटके के साथ खुला। नताशा और उसकी दोस्त जो हंसते हुए एरिशा के साथ बदतमीजी कर रही थी, अचानक दरवाजा खुल जाने की वजह से वो दोनों एकदम से रुक गई। वहीं एरथा जो जोर जोर से रो रही थी, उसकी नज़र भी तुरंत गेट की तरफ गई। गेट पर खड़े इंसान को देखते ही उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वहीं जब नताशा और उसकी दोस्त ने गेट पर मौजूद इंसान को देखा, वो दोनों भी एकदम से डर गई। नताशा के हाथ से वो कैंची छूटकर जमीन पर गिरी। उसने धीरे से कहा, प्रोफेसर सर आप इस वक्त। गर्वित बेहद सर्द एक्सप्रेशन के साथ गेट पर खड़ा था और उसकी नज़र इस वक्त सिर्फ एरिशा पर ही टिकी हुई थी। इधर एरिशा तो सिर्फ और सिर्फ रोए ही जा रही थी। उसने सिसकते हुए कहा, प्रोफेसर प्लीज मुझे बचा लीजिए। ये सब मुझे आज लगभग मार ही डालेंगे। इन्होंने मेरे बाल काटने चाहे हैं। प्लीज मुझे बचा लीजिए प्रोफेसर। ये कहते हुए एरिशा किसी बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोने लगी और वहीं अभी भी बस खामोशी के साथ गर्वित गेट पर ही खड़ा था। तभी नताशा जल्दबाजी के साथ गर्वित की तरफ बढ़ी और अपनी सफाई देते हुए बोली, नहीं नहीं प्रोफेसर सर, मैं इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी, बल्कि इसने पहले मुझे बहुत गंदे गंदे वर्ड्स बोले हैं। इसने कहा कि मैं आपके साथ फिजिकल होने की कोशिश कर रही हूँ और मैं आपके पास न्यूड पिक्चर्स भेजती हूँ, इसलिए मैंने इसे सबक सिखाने के लिए ऐसा किया था। आप ही बताए, मैं ऐसा नहीं करती ना। आप तो मेरे प्रोफेसर और गार्जियन की तरह है। मैं आपके पास न्यूड पिक्चर्स कैसे भेज सकती हूँ। एरिशा ने जैसे ही ये सुना, वो बिल्कुल शॉक्ड हो गई और शॉक होकर बोली, क्या? पर मैंने ऐसा कब कहा? जहाँ तक मुझे याद है, ये सब कुछ तो तुमने मुझे कहा था। लेकिन तभी नताशा की दोस्त ने कहा, चुप रहो तुम, हमें अच्छे से पता है, हम खुद वहाँ थे। तुम जलती हो नताशा से, इसीलिए तुमने बहुत ही गंदे गंदे वर्ड्स बोले थे नताशा को। अगर हमने अपने कानों से न सुने होते तो हम तुम पर यकीन करते, पर तुम सिर्फ दिखने में छोटी हो, बाकी तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है। ये सब सुनकर अब एरिशा की आंखों से फिर से आंसू निकलने लगे। वो इस वक्त खुद को कमजोर महसूस कर रही थी।
उसने अपनी आंसू भरी नजरों से गर्वित को देखा, जो अभी भी खामोशी के साथ खड़ा था। उसे खड़े देखकर एरिशा को समझ आ चुका था, इसलिए उसने अपने आप को संभाला और धीरे से बोली, प्रोफेसर मुझे पता है, आप भी नताशा की बातों पर यकीन करेंगे, लेकिन मैंने कभी इसे ऐसे गंदे वर्ड्स नहीं बोले हैं और मुझे ये भी पता है कि ये मिनिस्टर की बेटी है, इसलिए सब इसकी बात पर जल्दी यकीन करेंगे और शायद मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन मुझे पता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये कहकर वो धीरे से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन पैर में चोट आने की वजह से वो एकदम से फिर से लड़खड़ा गई और अब गर्वित ने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए। इधर नताशा ने जब देखा कि गर्वित ने उसे कुछ भी नहीं कहा, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने मुस्कुराकर एरिशा को देखकर धीरे से कहा, इसे कहते हैं पैसों का रुतबा, जो तुम जैसी गरीब और फटीचर कभी नहीं समझ पाएगी। अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हें इस कॉलेज से ही निकलवा दूंगी। ये कहते हुए वो फिर अपने दोस्तों की तरफ देखकर बोली, चलो अब यहाँ से चलते हैं। वैसे भी मुझे तो अभी रोना आ रहा है, पता नहीं मैं अपने डैड को क्या जवाब दूंगी जब वो मुझसे पूछेंगे कि मैं इतना रो क्यों रही हूँ। अगर मैंने उन्हें गलती से भी बताया कि उनकी बेटी पर इतने गंदे इल्जाम लगाए गए हैं, तब तो मेरे डैड पता नहीं क्या करेंगे। उसकी दोस्त ने भी कहा, नताशा मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन एरिशा जैसी लड़कियां तुम्हें बस बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। एरिशा जो अपने घुटनों को पकड़कर चीखकर रो रही थी, ये सब सुनकर उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कर ली और वहीं नताशा उसे देखकर शातिर स्माइल के साथ वहां से बाहर जाने के लिए मुड़ी। लेकिन वो अभी बाहर जा पाती, उससे पहले ही उसके कान में एक सर्द आवाज गई, लॉक द डोर। ये सुनते ही नताशा को एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आया और वो नासमझी में गर्वित की तरफ देखने लगी। गर्वित एरिशा की तरफ आया और उसने एरिशा को गौर से देखते हुए कहा, तुम दुनिया की सबसे बेवकूफ लड़की हो। गर्वित की ये बात सुनते ही एरिशा की आंखों में और भी ज्यादा आंसू आने लगे। उसने रोते हुए कहा, हाँ मुझे पता है मैं बेवकूफ हूँ और मुझे ये भी पता है आप यहाँ मेरी हेल्प करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आप तो मुझ पर हंसने के लिए आए हैं। लेकिन देखना एक दिन मैं बहुत स्ट्रांग बन जाऊंगी और सबसे अमीर भी बन जाऊंगी। ये कहकर वो सिसक सिसक कर रोने लगी। तो नताशा ने ना समझी में गर्वित से कहा, प्रोफेसर अपने दरवाजा बंद करने के लिए क्यों कहा है। गर्वित इसके जवाब में अब नताशा को बहुत ही ठंडी निगाहों से देखते हुए बोला, डू एज आई सेड, और हाँ, जब तक मैं ना कहूँ डोर ओपन नहीं होना चाहिए और न ही यहाँ से कोई बाहर जाना चाहिए। ये सुनते ही अब नताशा और उसकी दोस्त को कुछ समझ नहीं आया और एरिशा को भी कंफ्यूजन हुआ। उसने न समझी में कहा, प्रोफेसर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इन सब के साथ मिलकर फिर से मुझे टॉर्चर करेंगे जैसे ये सब मुझे करने वाली थी। मैं सच कह रही हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है। तभी गर्वित गुस्से के साथ उसके बाजू को पकड़कर उसे उठाते हुए बोला, तुमने मेरे खिलाफ क्या कहा है, क्या नहीं वो मैं अच्छे से जानता हूँ, इसलिए तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है और गलती तो तुमने की है, जिसकी सजा तो मैं तुम्हें दूंगा ही। जैसे ही गर्वित ने ये कहा, एरिशा की आंखों में फिर से डर आ गया और वहीं नताशा और उसकी दोस्त के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। नताशा ने अपनी खुशी को छुपाते हुए कहा, प्रोफेसर मुझे पता है आप बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, आप अपने स्टूडेंट की मदद करते हैं और इस लड़की ने सच में आपके खिलाफ मुझे बहुत कुछ कहा है, इसलिए अब आप ही इसे सजा दीजिए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं गेट को बंद कर देती हूँ और हम सब तब तक यहाँ पर रहेंगे जब तक आप इस एरिशा को अच्छे से सजा नहीं दे देते। आखिर इसने मुझे ये सब कुछ कहा है, तो मेरा भी तो हक बनता है ना कि मैं इसे टॉर्चर होते हुए देखूं। ये सब सुनकर एरिशा गुस्से से नताशा को देखने लगी, लेकिन गर्वित ने बिना किसी भाव के साथ कहा, दरवाजा बंद करो और सीज अपने हाथ में उठाओ। ये सुनकर अब नताशा को एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने वही किया जैसा गर्वित ने कहा। उसने दरवाजा बंद कर दिया। फिर नताशा ने सीजर को अपने हाथ में उठाकर कहा, प्रोफेसर कहीं आप ये तो नहीं चाहते कि मैं फिर से इसके बाल काट दूं, क्योंकि इसके बाल वाकई बहुत खूबसूरत है और शायद इसके अंदर उसी का घमंड है। इधर एरिशा काफी ज्यादा घबरा रही थी, तो वो गर्वित से खुद को छुड़ाकर डरकर बोली, प्रोफेसर आप ऐसा नहीं कर सकते,
आप एक स्टूडेंट को बचाने के लिए दूसरे स्टूडेंट के साथ इतना गलत नहीं कर सकते। मैं आपको सस्पेंड करवा दूंगी। तभी नताशा ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी कोई औकात नहीं है प्रोफेसर को सस्पेंड करवाने की। तुम सिर्फ एक नॉर्मल सी लड़की हो, इसलिए ज्यादा जुबान मत चलाओ, वरना इस कैंची से तुम्हारी जबान काट लूंगी। लेकिन तभी उसके कान में एक ठंडी आवाज गई, अब इसी सीजर से तुम अपनी जुबान काटो। इस आवाज को सुनते ही नताशा एक पल के लिए कुछ समझ नहीं पाए और वहीं उसकी सहेलियां भी शॉक थी। इधर एरिशा भी कुछ समझ नहीं पाए और कंफ्यूजन में गर्वित को देखने लगी। तभी नताशा ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, मैंने तो सिर्फ ऐसे ही कहा था, पर मैं इसके बाल जरूर काट सकती हूँ। जुबान काटना बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये कहकर वो एरिशा की तरफ कैंची लेकर बढ़ी। एरिशा ये देखकर डर गई और उसने कसकर गर्वित की स्लीव्स को पकड़ लिया। लेकिन तभी गर्वित नताशा की तरफ अपनी ठंडी निगाहों से देखकर बोला, अपनी जुबान इसी सीजर से काटो। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। अगर 5 मिनट में तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारा एमएमएस इंटरनेट पर वायरल होगा। इसी के साथ गर्वित ने अपना फोन निकाला और उसके हाथ में उसके एमएमएस को दे दिया। वो एक एमएमएस वीडियो था जिसमें नताशा एक लड़के के साथ फिजिकल हो रही थी और बहुत ही अजीब अजीब आवाजें उस फोन से निकल रही थी। ये सब कुछ तो देखकर नताशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से सीजर छूटकर नीचे गिरी और वो घबराकर कविता को देखने लगी और वहीं एरिशा भी बहुत ज्यादा शॉक थी। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने ये सब क्या होने लगा। दूसरे ही पल नताशा ने हकला कर कहा, प्रोफेसर ये वीडियो आपको कहाँ से मिला? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरा ऐसा वीडियो नहीं बना सकता। उसने तो कहा था कि हम सिर्फ फिजिकल होंगे। उसने कहा था कि वो कोई वीडियो नहीं बनाएगा। फिर ये वीडियो आपके पास कैसे आया? तभी गर्वित ने उससे अपना फोन लिया और शातिर स्माइल के साथ बोला, मैं प्रोफेसर हूँ तुम सबका। मुझे पता है तुम सब कब क्या और कैसे कर रहे हो। लेकिन अब तुम्हारे 5 मिनट शुरू हो चुके हैं। जल्दी से अपना काम खत्म करो, क्योंकि मुझे एग्जाम्स के नोट्स बनाने हैं। ये कहते हुए उसने एरिशा को देखकर कहा, जिसे मैं आज तुम्हें देने वाला था। लेकिन तुम लाइब्रेरी नहीं आए और ये बहुत बड़ी गलती की है तुमने और इसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। ये सब सुनकर तो अब एरिशा की आंखें बिल्कुल बड़ी हो गई। इधर नताशा और उसकी सहेलियां तो डर से कांप रही थी। तभी नताशा ने धीरे से कहा, प्रोफेसर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने तो कहा था कि आप मेरे साथ मिलकर एरिशा को। लेकिन इसके आगे वो कुछ कह पाती उससे पहले ही गर्वित ने बेहद सख्त आवाज में कहा, अब सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। अगर 4 मिनट के अंदर तुमने अपनी जुबान नहीं काटी तो ये वीडियो तुम्हारे डैड के पास जाएगा और उसके बाद तुम्हारे डैड सिर्फ जुबान ही नहीं काटेंगे बल्कि तुम्हें जिंदा मार डालेंगे। ये सुनते नताशा धम्म से जमीन पर गिर गई। वो जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए उसने सीजर को उठा लिया। इधर एरिशा ये सब कुछ देखकर तो सदमे में चली गई थी। वो तुरंत हकला कर बोली, नहीं नताशा, तुम ऐसा कुछ भी मत करो। प्रोफेसर आप इतने ज्यादा क्रूएल कैसे हो सकते हैं? वो अपनी जुबान काटने जा रही है। इसके जवाब में गर्वित ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, शुरुआत किसने की थी? मैं तो बस खत्म कर रहा हूँ। तभी उसकी दोनों दोस्त भी रोते हुए बोली, एरिशा प्लीज कुछ करो, हम गूंगे हो जाएंगे, प्लीज एरिशा प्लीज। एरिशा भी गर्वित को घूरे जा रही थी, लेकिन गर्वित के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। इधर नताशा ने रोते हुए अपने जीभ को बाहर निकाला। वो धीरे से बोली, मुझे पता है मेरे डैड पॉलिटिक्स में है और गलती से भी ये वीडियो अगर बाहर गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं आज कुर्बानी दे रही हूँ, इसके लिए मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। ये सुनकर गर्वित उसकी आंखों में ध्यान से देखकर बोला, तुम कोई नहीं होती किसी को माफ करने वाली, बल्कि अब कोई तुम्हें खुद माफ नहीं करेगा। सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। 2 मिनट में अगर तुमने वो नहीं किया जो मैंने कहा, वरना। ये कहते हुए उसने अपना फोन निकाला, लेकिन तभी अचानक से नताशा ने अपने जीभ को काट दिया। आहा! इसी के साथ उसकी जोरदार चीख वही कमरे में गूंज गई और वही ये सब कुछ देखकर एरिशा के होश उड़ गए और उसने कसकर अपना सिर गर्वित के सीने में छिपा लिया। Ch20 किस मी फास्ट। अब आगे चारों तरफ खून ही खून बिखर गया था और इस वक्त वो दोनों लड़कियां नताशा की ऐसी हालत देखकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। उनके चिल्लाने की आवाज से एरिशा खुद को संभाल नहीं पाई। देखते देखते उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया।
वो कुछ ही वक्त में गर्वित की बाहों में बेहोशी की हालत में झूल गई। गर्वित जो उसे ही घूर रहा था गुस्से से, उसे ऐसे देखकर उसके एक्सप्रेशंस गहरे हो गए। उसने डायरेक्ट उसे गोद में उठाया और वहां से लेकर बाहर की तरफ जाने लगा। इधर नताशा दर्द की वजह से बेहोश हो गई थी और वहीं वो दोनों लड़कियां गर्वित को ऐसे जाते देख बहुत ज्यादा डर गई और तुरंत चिल्लाते हुए नताशा की तरफ बढ़ गई। 1 घंटे बाद एरिशा की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। उसकी जब आंखें खुली तो उसने एक नज़र चारों तरफ देखा। वो इस वक्त अपने ही घर में और अपने ही बेड पर थी। वो बहुत खामोश थी। उसने धीरे से अपना सिर पकड़ लिया और सर पकड़ते ही उसके हाथ में उसका बाल आया। बालों को टच करते ही उसके दिमाग में कुछ घंटे पहले की सारी बातें आने लगी। उसने हकलाते हुए कहा, जरूर मैं कोई सपना देख रही होंगी। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसे अपने हाथों पर तभी बैंडेज दिखाई दिया। बैंडेज देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसने अपने बालों को जल्दबाजी के साथ चेक किया। उसके बाल सही सलामत थे, लेकिन उसके हाथों और पैरों पर बैंडेज काफी ज्यादा लगे हुए थे, जिन्हें देखकर उसने धीरे से कहा, इसका मतलब वो कोई सपना नहीं था, बल्कि वो सब सच था और मेरी आंखों के सामने नताशा ने अपनी जीभ काटी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब कहते हुए उसकी आंखों में डर भर गया और फिर तभी दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने से वो और भी ज्यादा डर गई। वो तुरंत ब्लैंकेट से अपने सर को कवर करके बोली, प्रोफेसर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। प्लीज मेरे साथ ऐसा कुछ मत कीजिएगा। मैं अपनी जीभ नहीं काट सकती। प्लीज प्रोफेसर। लेकिन तभी अभिषेक जी की आवाज आए, अब तुम कैसी ही? क्या तुम ठीक हो और तुम क्या बोल रही हो? अभिषेक जी की आवाज सुनते ही एरिशा जो हर से खुद को ब्लैंकेट में छुपाई हुई थी, वो एक पल के लिए रिलैक्स हुई और धीरे से ब्लैंकेट नीचे करके अभिषेक जी को देखने लगी। अभिषेक जी के हाथों में सूप का बाउल था। उन्होंने वो बाउल को टेबल पर रखा और उसके पास आते हुए बोले, बेटा क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। तभी एरिशा तुरंत अभिषेक जी के सीने से चिपक गई। अभिषेक जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने सुना कि तुम कॉलेज में बेहोश हो गई थी। मिस्टर गर्वित तुम्हें यहाँ पर लेकर आए। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन भगवान का शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। पर तुम्हें बेहोशी कैसे आई थी? क्या तुमने ठीक से कुछ खाया पिया नहीं था? क्या तुम्हें वीकनेस फील हो रही है? एरिशा ने जब ये सब कुछ सुना तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो आखिर अभिषेक जी को बताए तो क्या बताए, क्योंकि उसने अपनी आंखों से जो उस वक्त का नजारा देखा था वो इतना भयानक था कि उसे लग रहा था कि वो कोई डरावना सपना था। वो अभी बहुत ज्यादा खामोश थी कि तभी दरवाजे पर एक भारी आवाज आई थिंक इसे वीकनेस की वजह से ही ऐसा हुआ था। आप इसके लिए फ्रूट्स लेकर आए, तब तक मैं इससे बात करता हूँ। दरवाजे से गर्वित की आवाज को सुनते ही और एरिशा की आंखों में फिर से हर आ गया। उसने कसकर अभिषेक जी की शर्ट को पकड़ लिया। वहीं अभिषेक जी गर्वित की आवाज से अपना सर हिलाकर बोले, आप ठीक कहते हैं मिस्टर गर्वित। मुझे सबसे पहले इसे फ्रूट्स खिलाना चाहिए। ये कहकर वो वहां से जाने लगे, लेकिन एरिशा ने कसकर उनकी शर्ट को पकड़ रखा था। ये देखकर अभिषेक जी ने नासमझी में कहा, क्या हुआ बेटा? तुम इतना डर क्यों रही हो? तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हें कुछ हुआ है या फिर स्कूल में कोई प्रॉब्लम हुई है? देखो, अगर ऐसी कोई बात है तो प्लीज मुझे बताओ। इसके जवाब में एरिशा गर्वित को देखकर घबराए आवाज में धीरे से बोली, डैडी मुझे छोड़कर मत जाए। गर्वित जो दरवाजे से टिककर खड़ा तिरछा मुस्कुरा रहा था, वो एरिशा की बात पर अभिषेक जी से बोला, मिस्टर चौहान आप जाए, मैं इसके साथ हूँ। मैं इससे बात करूंगा, शायद ये मुझे कुछ बता दे, क्योंकि मैं इसका प्रोफेसर हूँ। ये सुनकर अभिषेक जी ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ मिस्टर गर्वित आप ठीक कहते हैं। बेटा तुम अपने प्रोफेसर से बात करो, क्योंकि वही तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं और शायद वही तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं। अगर ऐसी वैसी कोई बात होगी तो मुझे जरूर बताना। मैं अभी आता हूँ। ये कहकर उन्होंने उससे खुद को छुड़ाया और वहां से बाहर निकल गए। इधर एरिशा उन्हें जाते देख उन्हें रोकते रह गई, पर वो वहां से जा चुके थे। अब एरिशा ने डरते हुए गर्वित को देखा। गर्वित के चेहरे पर अभी भी शातिराना मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर एरिशा ने तुरंत ब्लैंकेट से खुद को कवर करके कांपते हुए कहा, चले जाए यहाँ से। मुझे आपसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। आप कोई प्रोफेसर नहीं है, बल्कि आप तो मॉन्स्टर है।
खुद के लिए मॉन्स्टर सुनकर गर्वित मुस्कुराया और अंदर बढ़ते हुए उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। ये देखते ही एरिशा की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसने तुरंत अपने बालों को पकड़कर घबराकर कहा, देखिए प्रोफेसर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मुझे नहीं पता आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मुझे ना तो मेरे बाल काटने के लिए कहिए और ना ही मेरी जीभ, क्योंकि आपने नताशा के साथ जो कुछ भी किया उससे मुझे सदमा लगा है। मुझे आपसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, प्लीज। गर्वित अब उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, मैं यही डर तुम्हारी आंखों में देखना चाहता था और अब फाइनली जब तुम मुझसे डरने लगी तो मुझे इस बात से सुकून मिल रहा। गर्वित की ये बात सुनते ही एरिशा शॉक हो गई और शॉक होकर बोली, क्या आप मेरी आंखों में डर देखना चाहते थे? इसके जवाब में गर्वित उसके करीब आया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ। आज मैं तुम्हें ये बात क्लियर कर देता हूँ, इसलिए मुझे कभी गलती से भी अच्छा समझने की कोशिश मत करना। अगर तुम मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं करोगी तो मैं तुम्हें भी ऐसी सजा दे सकता हूँ। सो टेल मी, अब तुम मेरी बात मानोगी या नहीं? ये सुनते ही एरिशा हक्की बक्की रह गई। उसे इस वक्त इतना डर लग रहा था कि वो तुरंत अपना सर हाँ में हिलाकर बोली, हाँ, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। मैं अब आपको किसी भी चीज के लिए इनकार नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज मुझसे दूर रहिए। मुझे सच में आपसे बहुत डर लग रहा है। एरिशा वाकई इस वक्त कांप रही थी और ये महसूस करके गर्वित के चेहरे की स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो गई। वो उसके करीब बैठ गया। फिर वो उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए बोला, नेक्स्ट टाइम से तुम्हें कोई भी परेशान करता है तो तुम डायरेक्ट मुझसे कहेगी। गॉट इट? ये सुनते ही एरिशा ने हकलाते हुए कहा, नहीं, मैं आपसे नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं आपसे बताऊंगी तो आप नताशा जैसा हाल उसका भी करेंगे। मुझे तो अभी नताशा के बारे में सोचकर ही बुरा लग रहा है। उसकी ये बात सुनकर तिरछी स्माइल के साथ गर्वित ने कहा, तुम्हें बेशक से मुझसे डराना चाहिए, लेकिन तब जब तुमने कुछ गलत काम किया हो और जब तुम कुछ गलत कर नहीं रही हो तो तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और अभी के लिए तुम्हें अपना काम करना पड़ेगा, जिसका तुमने मुझसे वादा किया था। ये सुनकर ना समझी में एरिशा ने कहा, कैसा काम? मैं कुछ समझी नहीं। इसके जवाब में गर्वित उसे ध्यान से देखते हुए बोला, क्या तुम भूल गई? तुमने मुझे हर रोज किस करने का प्रॉमिस किया था और आज 2 दिन हो गए, लेकिन तुमने मुझे किस नहीं किया। ये सुनते ही एरिशा की आंखें फिर से फैलकर चौड़ी हो गई। उसे इस वक्त इतना डर लग रहा था कि वो गर्वित का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी कांपती आवाज में कहा, मुझे अभी बहुत वीकनेस फील हो रही है, प्लीज अभी के लिए रहने दीजिए, मैं ये सब कुछ नहीं कर पाऊंगी। उसकी बात सुनते ही गर्वित ने उसके चेहरे को कसकर पकड़ते हुए कहा, तो तुमने इसकी शुरुआत ही क्यों की थी? तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे किस का एडिक्ट हो गया हूँ। अब जब तुम मुझे एक भी दिन किस नहीं करती तो मैं पागल हो जाता हूँ। इसलिए तुमने अगर शुरुआत की है तो इसे आगे तक भी तुम्हें ले जाना पड़ेगा। किस करो मुझे। ये सुनते ही एरिशा की आंखों में आंसू आ गए। उसे आज अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने उस रात को गर्वित को सबसे पहली बार किस किया था। ना वो उसे किस करती और ना ही आज उसे ऐसी चीज झेलनी पड़ती। लेकिन उसने डरते हुए कुछ सोचकर बोला, आपको नताशा के बारे में वो सब कुछ कैसे पता चला और नताशा की ऐसी वीडियो आपके फोन में क्या कर रही थी? सच सच बताएं, आप प्रोफेसर ही हैं ना? क्योंकि आपकी जैसी हरकतें और जैसी पर्सनैलिटी है वो बहुत ही अलग है। आप मुझे कोई अंडरवर्ल्ड के डॉन लगते हैं। ये सुनकर गर्वित ने अब हंसते हुए कहा, मैं वही तो हूँ। ये सुनते ही एरिशा शॉक हो गई और जोर से बोली, क्या? उसके जवाब में गर्वित गहरी एक्सप्रेशंस के साथ बोला, अगर तुम्हारी नजरों में मैं अंडरवर्ल्ड का कोई डॉन हूं तो तुम वही समझ लो, लेकिन मुझे पता है कि मैं अभी के लिए तुम्हारा प्रोफेसर हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र है और तुम मेरी स्टूडेंट हो और स्टूडेंट होने के नाते तुम्हें मेरी सारी बातें माननी चाहिए। ये सब सुनकर फिर एरिशा थोड़ा सा रिलैक्स हुई, लेकिन फिर भी वो हिचकिचाते हुए बोली, प्रोफेसर ये कब तक चलने वाला है? क्योंकि मैं अब इन सब चीजों से सच में थक गई हूँ और अगर गलती से भी मेरे डैडी को ये सब पता चला तो वो क्या सोचेंगे? वो मुझसे बहुत नाराज होंगे और वो आप पर भी कितना यकीन करते हैं। उन्हें जब पता चलेगा कि आप मेरे साथ ऐसा करते हैं तो। लेकिन तभी अचानक से गर्वित ने उसके होठों पर अपनी एक उंगली रखते हुए अपनी गहरी आवाज में कहा, शश हश, तुम फिक्र मत करो,
पहली बात तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और अगर उन्हें पता भी चलता है तो मैं उन इंसानों में से नहीं हूं जो तुम्हें बीच में छोड़कर चला जाए। अगर मैंने तुम्हारे हाथ को पकड़ा है तो उसे बीच में छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा, बल्कि सबके बीच तुम्हारे साथ खड़े रहने के लिए पकड़ा है। सो डोंट वरी, और अब मुझे किस करो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये कहकर उसने उसे कमर से पकड़कर अपने गोद में बिठा लिया। एरिशा काफी छोटी सी थी, इसलिए वो गर्वित की गोद में और भी ज्यादा छोटी बच्ची लगने लगी। उसने धीरे से गर्वित को कंधे से पकड़ा और अपने कांपते हुए होठों से बोली, प्लीज प्रोफेसर, ये सब कुछ जल्दी से बंद कर दीजिए, क्योंकि मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा। ये कहते हुए उसने ना चाहते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाया और गर्वित की